देखो यहाँ पे मैंने H1 को कुछ आईडी दिया हुआ है जो कि हेडिंग ही है आईडी। देखो क्या होता है ना, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए ना कि हम जो कुछ भी लिखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था ना कि कौन कौन से प्रायोरिटी ज्यादा होती है, किसकी कैसे प्रायोरिटी हम लोग मेजर करते हैं। तो वो सबको क्लियर हो गया था ना। ये सर। ओके, और जिसको नहीं समझ में आया हो ना, जो पिछले क्लास में ना रहा हो, तो अगर वीडियो आ जाती है तो देख लेना उसको, उसमें सारी चीजें होंगी पिछले वाली। और चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो रूल ऑफ स्पेसिफिसिटी हम लोग बात कर रहे थे, किसको किसको क्लियर है वो चीज, हाँ हैंड रेस करें, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे ना कुछ रूल क्या था, कैसे कुछ लोगों ने हैंड रेस किया था। बताओ सौरभ, बताओ क्या था। सर ये जो प्रायोरिटी रूल था, तो सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंट लगा हुआ है तो उसका प्रायोरिटी था। फिर उसके बाद क्या था, मैं नहीं हाँ, सबसे पहले उसके बाद फिर इनलाइन का प्रायोरिटी था। उसके बाद इंटरनल का प्रायोरिटी आ जाएगा। और इसी तरह उसके बाद फिर जैसे फिर आईडी सेलेक्टर यूज करते हैं उसका है, फिर क्लास सेलेक्टर है, और उसके बाद फिर एलिमेंट सेलेक्टर है। हम्म। इतना याद है। ठीक है। तो क्लास इसके बाद था। और एट्रीब्यूट्स की प्रायोरिटी कहाँ सेट होती है, ये मैंने बताया नहीं था, पर मैंने बोला था थोड़ा उसके बारे में और पढ़ना। एट्रीब्यूट्स के थ्रू अगर हम सेलेक्ट करते हैं किसी चीज को, तो उसकी प्रायोरिटी किससे ज्यादा होगी, किससे कम होगी, किसी को आइडिया है। सर आईडी से कम होगी, क्लास के इक्वल होगी। ओके, क्लास क्लास और एट्रीब्यूट की प्रायोरिटी मतलब एक ही प्रायोरिटी होगी, ऐसा बोल रहे हो ना। यस सर। ओके, बढ़िया। और किसी को आइडिया। और सूडो क्लासेस की प्रायोरिटी कहाँ सेट होगी इन चार पैरामीटर में। सर क्लासेस, सूडो क्लासेस और एट्रीब्यूट तीनों के बराबर होंगे। ओके, बढ़िया यार, लगता है आप किसी ने पढ़ा नहीं, इसी ने यश ने खाली पढ़ाई किया है। और सूडो एलिमेंट्स की प्रायोरिटी कहाँ सेट होगी। फिर उसके बाद अच्छा, किसके बाद, क्लासेस के बाद। क्लासेस के बाद एलिमेंट और सूडो एलिमेंट। ओके, बढ़िया यार, लगता है और किसी ने नहीं पढ़ाई किया। चलो कोई बात नहीं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ चलेंगे कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। को स्क्रीन शेयर करने दो मेरा। और स्पेसिफिसिटी रूल किसको क्लियर है अभी तक, हैंड रेस करो। हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें, इसलिए पूछ रहा हूँ। ओके, बस खाली यश ने पढ़ाई किया लगता है, और किसी ने नहीं पढ़ा। चलो कोई बात नहीं, फिर हम देख लेते हैं इसको। ठीक है। तो बेसिकली क्या था ना कि स्क्रीन दिख रहा है मेरा तुम लोग को ना। यस सर, दिख रहा है। यस ठीक सर। है। तो स्पेसिफिसिटी रूल में क्या था, हम लोग देखते हैं ना कि किसकी प्रायोरिटी किससे ज्यादा होती है, कौन सा टैग है या फिर कौन से एलिमेंट्स है जिनको हम पहले रखेंगे, तो उनका इफेक्ट हमारे हमें हमारी वेबसाइट पे दिख रहा होगा। तो उसके रिलेटेड ये रूल है। मैंने डिस्कस किया था, पर मैं रूल एग्जैक्टली बताया नहीं था कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब कैलकुलेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, वो मैंने नहीं बताया था। तो वो हम आज वाले क्लास में देख लेते हैं। एक मिनट रुको, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेने दो। और जिसको भी दिक्कत हो रहा हो कि जो अभी हो सकता है पिछले वाले में ना रहा हो, तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगा प्रायोरिटी के मामले में, तो वो पिछले क्लास में जाके देख लेगा प्रायोरिटी के लिए। सर पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग अभी तक शेयर नहीं हुई है। हाँ यार, वो आ जाएगी रिकॉर्डिंग, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था एक्चुअली में, जो रिकॉर्डिंग मतलब जो हमारा ये सब करते हैं काम, उनका थोड़ा सा दो तीन इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था, तो इसीलिए वो कर नहीं पाया। हो सकता है आज हो जाएगा। ठीक है, आज अपलोड हो जाएगा, आज या कल। तो देख लेना सारी चीजें एक साथ देख लेना। और ज्यादा हमने इतना डीप में डिस्कस नहीं किया ओके था, सर। कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं थे, एक ही दो कॉन्सेप्ट थे जो हमने डिस्कस करे थे। ठीक है, तो वो देख लेना, वो क्लियर हो जाएगा।
थोड़ी स्पीड में करके देख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम बच जाएगा तुम्हारा भी। ठीक है। ओके सर। चलो तो हाँ, चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं रूल क्या था ना, रूल ऑफ स्पेसिफिसिटी क्या था। तो बेसिकली हमारे पास होता क्या है ना, चार फील्ड्स हमारे पास होते हैं जिनसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो चार फील्ड कैसे होते हैं देखो। एक सेकेंड, ठीक है। पहले तो होता है, हम इनलाइन को देखते हैं। हर समय हम देखेंगे इनलाइन की, इनलाइन में कौन सा लिखा गया है। फिर देखेंगे आईडी, क्योंकि आईडी की प्रायोरिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे जो होती है ना, एक्चुअली मैं नीचे करके लिखता हूँ, फिर बाद में इसको ऐसे अरेंज कर देंगे ताकि क्लियर रहे। एक सेकेंड। और हाँ, क्लास के दौरान अगर बोरिंग लग रहा हो ना तो बोलते रहना थोड़ा सा, ताकि ऐसा और हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्लास। 2 बजे, लगभग 2 घंटा, 4 बजे तक खत्म कर देंगे। तो अभी कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, 40 मिनट का लगा लेता हूँ, 50 मिनट, हाँ 40 मिनट सही रहेगा, 40। चलो ठीक है। तो पहले सबसे इनलाइन की प्रायोरिटी होती है, फिर आईडी की प्रायोरिटी होती है, जैसे यश ने बताया। फिर प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, क्लासेस की होती है। ठीक है, क्लास की होती है। क्लास के साथ में सेम प्रायोरिटी पे हमारे पास सूडो क्लासेस भी होते हैं, जिनकी हम प्रायोरिटी को देखते हैं। ठीक है, सूडो क्लासेस। तो अगर सूडो क्लासेस और क्लास कहीं पे है तो वहां पे जो नीचे, वहां पे भी देखेंगे कैसे हो रहा है, और दोनों की प्रायोरिटी सेम होने वाली है। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, एट्रीब्यूट्स आते हैं। एट्रीब्यूट, इन तीनों की प्रायोरिटी सेम होती है। उसके बाद जो प्रायोरिटी होती है वो एलिमेंट की होती है। और एलिमेंट के साथ साथ हमारे पास सूडो जो एलिमेंट होते हैं उनकी होती है। ठीक है, सूडो एलिमेंट्स। और किसी को दिक्कत है कि सूडो क्लासेस सूडो एलिमेंट्स में, तो पिछले क्लास में हमने देखा था। इस क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे कि सूडो क्लासेस क्या होते हैं। अगर पूरा डिटेल में देखना हो तो पिछला वीडियो देख लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये चार पैरामीटर्स हमारे पास पड़े हैं, और इसी से हम सारी चीजों को जज करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी कितनी होती है और कैसे होती है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कोड खोल लेते हैं और उसमें हम कुछ चीजें देख लेते हैं, इसको अच्छे से करके कि कैसे हो रही है चीजें। तो ये पुराना हमारा था जो हमने कंटेंट लिखा हुआ था। तो देखो, जैसे मैंने H1 को दिया है, क्लास दिया है, आईडी दिया है, और H1 के पास ये चीजें हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम देखो सेम चीजें यहाँ पे, मैं अगर इसको CSS लिखता हूँ यहाँ पे, और मैंने देखो इस CSS को लिंक भी कर रखा है स्टाइल वाली फाइल को इसमें। और ठीक है, तो देखो मैं क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे देखो H1 लिखता हूँ, तो H1 लिखता हूँ यहाँ पे, और इसके मैं कुछ कलर दे देता हूँ इसको। सपोज करो कलर में दे देता हूँ रेड। ठीक है, और मैं लाइव सर्वर भी ऑन कर लेता हूँ, सो दैट हमारा जो रिफ्लेक्ट है वो वेबसाइट पे हमें दिखे साफ साफ। कि ठीक है, तो राइट साइड में हमारा खुला हुआ है, जो भी हमारा साइट हमने जहाँ पे जो भी बनाया है ना, वो हमें दिख रहा है। देखो H1 को मैंने कुछ क्लास दिया, कलर दिया, वो हमें दिख रहा है। ठीक है। अब H1 को मैंने कुछ दिया, उसके बाद मैंने आईडी को कुछ दे दिया यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे H1 को मैंने कुछ आईडी भी दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पे मैंने H1 को कुछ आईडी दिया हुआ है, जो कि हेडिंग ही है आईडी। आईडी को पहचानने का जो तरीका हमने पिछले में डिस्कस किया था क्लास में, कि हम हैश से डिनोट करते हैं ना, हैश से आईडी को डिनोट करते हैं। इसको अगर मैंने कुछ दे दिया, कलर ग्रीन दे दिया, तो वो अप्लाई हो जाएगा। देखो ग्रीन अप्लाई हो गया। अगर मैं आईडी को ऊपर भी रखता हूँ तो भी अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ। पर अगर मैं क्लास दे देता हूँ, सपोज करो मैं इसको क्लास दे देता हूँ, और क्लास भी हमारा हेडिंग ही था, तो क्लास दे देता हूँ तो भी, चूंकि क्लास की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, पर H1 नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो एक मिनट। ठीक है, देखो क्लास की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एलिमेंट से, तो हमें एक मिनट, प्रायोरिटी में निकाल भी लेता हूँ यहाँ से, रूल ऑफ प्रायोरिटी जो था हमारा। तो इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियर है जो भी हम करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्लास की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए क्लास का जो इफेक्ट था ग्रीन था ना, तो हमें देखो ग्रीन दिख रहा है, उसके नीचे एलिमेंट लिखा हुआ है, तब भी हमें एलिमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको मान लो कि मुझे कुछ सूडो क्लासेस देना होगा ना, अगर मैं H1 के कुछ सूडो क्लासेस को देता हूँ, या फिर बोलता हूँ कि H1 पे हवर करने पे, ठीक है, H1 पे मैं बोलता हूँ कि हवर करने पे जो है इसका जो कलर हो जाए रेड हो जाए। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो रहा है, मैं हवर कर रहा हूँ तो ये रेड हो जा रहा है, जबकि प्रायोरिटी ज्यादा तो थी क्लास की, क्योंकि सूडो क्लासेस की भी प्रायोरिटी सेम होती है क्लास के प्रायोरिटी के। तो इसीलिए जो नीचे लिखा हुआ, देखो जब प्रायोरिटी जब सेम हो जाएगी ना, तो जो जो कोड नीचे लिखा होगा हमेशा वही अप्लाई होने वाला है, ये एक रूल है।
तो अब हम स्पेसिफिसिटी रूल जो है ना वो देख लेते हैं एग्जैक्टली कैसे होता है। देखो इसमें 4 फील्ड्स होते हैं, हम कंपेयर करते हैं हर फील्ड्स को वन बाय वन करके। पहला फील्ड जो होता है ना, जैसे हमारे पास इसमें क्या है, हम देख रहे हैं ना, पहला फील्ड होता है आईडी का। तो देखो यहाँ यहाँ पे पहला फील्ड हम लिख लेते हैं आईडी। दूसरा फील्ड होता है हमारे पास उसका, सॉरी, पहला फील्ड होता है इनलाइन का ना, इनलाइन का होता है। दूसरा फील्ड होता है आईडी का। तीसरा फील्ड होता है क्लास का। ठीक है, और क्लास के साथ साथ सूडो क्लास का फील्ड होता है, सूडो क्लास। उसके बाद हमारा साथ ही सेम एट्रीब्यूट का होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा फील्ड जो होता है एलिमेंट का फील्ड होता है, और साथ साथ में सेम प्रायोरिटी होती है सूडो एलिमेंट की। ठीक है, और इसको कर देते हैं कमेंट। जब भी हम कंपेयर करेंगे ना कि क्या कैसे अप्लाई होने वाला है। हाँ यस बताओ। सर मेरा ब्लॉग इसी टॉपिक। अच्छा, तुमने ब्लॉग इसी पे लिखा था। यस सर। चलो बढ़िया यार, मतलब पहले ही तुमने कर लिया इसको। तो अगला ब्लॉग अगली टॉपिक पे लिखना जो हम अभी पढ़ेंगे। तो होता क्या है ना, हम हमेशा ये बनाते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं, जैसे इसमें क्या है कि इन दोनों में कौन सा अप्लाई होने वाला है। चेक करेंगे पहला फील्ड इनलाइन, तो कहीं नहीं लिखा है इन दोनों में, तो इनलाइन की मैं यहाँ जीरो लिख दूंगा। जो नहीं, जो यहाँ पे एब्सेंट होगा ना उसको हम जीरो मार्क करेंगे, और जो प्रेजेंट होगा उसको वन मार्क करेंगे, और जो जितनी बार प्रेजेंट होगा उसको उतनी वन से हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। दूसरा फील्ड जो है आईडी का फील्ड है। देखो यहाँ पे कोई आईडी है तो कोई आईडी नहीं है ना। अगर मैं दोनों के लिए मार्क करूं, दोनों के लिए रूल में लिखता हूँ, फिर उसमें डिसाइड करेंगे कौन अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ भी आईडी नहीं है तो जीरो हो जाएगा आईडी की वैल्यू, यहाँ भी आईडी नहीं है तो जीरो हो जाएगा आईडी की वैल्यू। तीसरा फील्ड होने वाला है क्लास या सूडो क्लास या एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो इसमें क्लास है प्रेजेंट, हेडिंग जो कि क्लास है ना, तो क्लास जहां प्रेजेंट है उसको वन में मार्क कर दूंगा। यहाँ पे देखो क्लास तो प्रेजेंट नहीं है पर सूडो क्लास प्रेजेंट है। ठीक है, सूडो क्लास है तो यहाँ भी वन वन मार्क कर दूंगा। चौथा फील्ड होने वाला है एलिमेंट का या सूडो एलिमेंट का, जो कि इसमें एलिमेंट नहीं है तो इसको जीरो मार्क कर दूंगा। यहाँ पे देखो एलिमेंट होने वाला है तो इसको मैं मार्क कर दूंगा वन। ठीक है, तो देखो ये दोनों हमारा जो रूल था ना वो बन के आ गया। अब इन दोनों रूल में से कौन सा रूल हमारे वेबसाइट पे अप्लाई होने वाला है ना, वो कैसे डिसाइड करेंगे। तीसरी वैल्यू दोनों सेम हो जा रही है तो उसके बाद हाँ जीरो, उसके देखो, बाद भी ग्रीन अप्लाई ऊपर वाला ये। हाँ देखो ऐसा होता है ना कि अगर मैंने इसको क्लास नेम दो दो दिया होता। ठीक है, मान लो कि मैंने इसको क्लास नेम दे दिया हेडिंग, और हेडिंग वन करके दे दिया हूँ क्लास नेम। अगर मैं इसको टारगेट करता तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता था ना, यहाँ पे हमें एक ही फील्ड पे दो वैल्यू मिलती। देखो दो दो हेडिंग मिलती, दो दो क्लास नेम, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू टू होती। ठीक है, तो जो बड़ी वैल्यू अप्लाई हो जा रही है यहाँ पे। लेकिन अगर जब सेम वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट करे ना, जैसे यहाँ पे भी क्या था, मैंने H1 लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे H1 लिखा हुआ है और साथ में हेडिंग भी लिखा हुआ है कि अब कौन सी अप्लाई होने वाली है। तो इन दोनों में सेम ही अप्लाई हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी वन था, वन सेकेंड, यहाँ पे भी वन था। ठीक है, और यहाँ पे भी वन था। अब ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं क्योंकि तीसरे पोजीशन दोनों सेम है। और चूंकि अब अगला फील्ड मैटर करता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों एकदम सेम वैल्यू अप्लाई हो रही है, बड़ी वैल्यू कोई नहीं है ना। अगर यहाँ पे दो लिखा होता तो ये वाली वैल्यू बड़ी होती, तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं थी कि आगे क्या है, ये अप्लाई हर समय हो रहा होता। पर यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, दोनों वन वन अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, और इसके लास्ट में भी कोई वैल्यू बची हुई है तो ये अगली वैल्यू को देखता है यहाँ पे। अगर ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सेम वैल्यू के साथ किसी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये हम अगली वैल्यू को चेक करेगा। क्योंकि यहाँ पे एक और वैल्यू प्रेजेंट है तो इसीलिए ये वाली अप्लाई हो रही है। ये क्लियर है सबको। हम्म, फिर से एक बार कर लेते हैं, हो सकता है मिस हो गया उसी में। सर एक बार वो हावर वाला फिर से बता दीजिए। ठीक है, देखो देखो हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे ना, हावर वाले में बता रहा हूँ अभी। जब भी कैलकुलेशन हम करेंगे तो हम बस चेक करेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ प्रेजेंट है। और जब हम लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और जहां पे हमें कोई वैल्यू मिल जाती है बड़ी, वो हमेशा अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद की वैल्यू हमें नहीं देखना है। अगर यहाँ पे सपोज करो दो हमें मिल जाती है और यहाँ पे जीरो है या फिर यहाँ पे वन है, तो हमें हर हालत में यही वाली वैल्यू अप्लाई होने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन है, तो अब ये दोनों वैल्यू कन्फ्लिक्ट कर रही है ना, तो अब क्या होगा, अब ये अगली वैल्यू को भी चेक करेगा। क्योंकि यहाँ दोनों वैल्यू सेम पोजीशन पे, दोनों वैल्यू सेम आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये अब जाएगा अगली वैल्यू के लिए चेक करेगा। अगर अगली वैल्यू हो सकता है दोनों में से कोई बड़ी हो तो वो वाली अप्लाई हो जाएगी, या फिर जो भी मतलब जो नीचे होगा। अगर हर पोजीशन में यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम होता है, जैसे यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन आ रहा है, अगर ये वाला सिचुएशन आएगा ना कि हर इन तीनों में भी सेम वैल्यू पड़ी हुई है, इन तीनों में भी सेम वैल्यू पड़ी हुई है, तो नीचे वाला अप्लाई होगा। और हवर के केस में भी ये है। देखो अगर मैं यहाँ पे हवर लिखता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे H1 लिखा हुआ है,
तो आईडी नहीं है तो आईडी की वैल्यू 0 हो जाएगी। हेडिंग है जो कि एक क्लास है तो 1 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्लास नेम है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे चूंकि हवर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो हवर लिखा, हवर की वैल्यू रेड करनी है हमें। तो देखो हवर क्या होता है, देखो यहाँ पे सूडो क्लासेस है, और यहाँ पे एक दो क्लासेस हो जा रही है ना, तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 2 हो जा रही है, और लास्ट में कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो सूडो एलिमेंट है। तो यहाँ पे लास्ट वाली जो वैल्यू है वो 0 हो जा रही है, ठीक है। तो अब देखो मैं अगर हवर करता हूँ ना, चूंकि ये देखो लास्ट वाली तीसरी फील्ड की देखो वैल्यू जो है यहाँ पे बड़ी मिल जा रही है। तो जब भी हम हवर करेंगे तो तीसरी फील्ड की अप्लाई हो जाएगी वैल्यू। समझ आ रहा है कि नहीं ये जो मैं बता रहा हूँ अभी? किसी को, हाँ अभिषेक बताओ क्या यस डाउट सर, आ था? गया। हाँ अभिषेक बताओ। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ बताओ। तो सर मेरा डाउट है, एक स्पेसिफिसिटी रूल है, उसके अलावा सर इसको नहीं कर सकते? मान लीजिए हमें याद होगा फिर हम देखेंगे और उसको वैल्यू देंगे, तो सर देखो ऐसा अगर होता है ना, देखा जाए तो सर इतना टाइम नहीं होगा। हाँ सही बोल रहे हो, इतना अगर टाइम मान कोई नहीं लीजिए चेक जल्दी से करता है। करना होगा तो। हाँ कोई नहीं चेक करता ये, हम्म, ठीक है। मैं भी नहीं चेक करता हूँ, आज तक मैं ये रूल कभी अप्लाई करके किसी प्रोजेक्ट में नहीं देखा हूँ, और मुझे लगता है कि कोई नहीं देखता ये रूल। बट ये जानने के लिहाज से ना कि कैसे चीजें अप्लाई हो रही हैं, हो सकता है ना जब बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं हम लोग, तो कई बार क्या होता है कि हम सीएसएस लिखते हैं और कहीं और की सीएसएस अप्लाई हो रही होती है, हमें आइडिया नहीं होता कैसे अप्लाई हो रही है। हमें देखो ये अगर सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आईडी लिख देते हैं हम, अगर यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे जैसे मैंने अगर क्या लिखा, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ कि हैश आईडी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है यहाँ पे, और इसमें क्या है, देखो ये दोनों वैल्यू, इसमें कोई आईडी नहीं है, देख रहे हो, तो मैं हवर भी कर रहा हूँ ना तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये दिक्कत जानते हो बहुत लोगों के साथ होता है, मैं देखा हूँ मेरे साथ जो काम करते हैं, ये यहाँ पे लिख दिए हैज हेडिंग कलर लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए कि हेडिंग को जो भी हवर करेगा वो कलर रेड हो जाएगा, और यहाँ पे हवर कर रहे हैं वो कलर रेड ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उनको ये पता ही नहीं होता कि क्यों नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये रूल होता है। अगर कभी तुमको ऐसा समझ ना आए तो इसको लगा के देख लेना वहां पे, और लिटरली तुम नहीं देखोगे, कोई नहीं देखता है, ठीक है। और वो आइडिया मिल जाता है यहाँ पे, अगर तुम जान गए ना कि चीजें अप्लाई कैसे होती है जानने के लिहाज से, तो तुमको समझ आ जाएगा कि अच्छा हेडिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, मैंने यहाँ कहीं हेडिंग के बाद वाली प्रायोरिटीज लिखी है, तो हर हालत में यही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ये क्लियर है सबको? देखो ये हवर मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है, लेकिन फिर भी देखो मेरा ये अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बाकी जो है यहाँ पे 0 0 है, और देखो 0 0 है, और आईडी हर हर आईडी बड़ा है, यहाँ पे दूसरे फील्ड पे 0 लिखा है, यहाँ पे दूसरे फील्ड पे 1 लिखा हुआ है। तो हर हालत में यही अप्लाई होने वाला है। इसके बाद वाली फील्ड कितनी भी, यहाँ अगर मैं यहाँ पे 4 भी लिख देता हूँ ना, कुछ ऐसा लिख के यहाँ 4 हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो वाला हेडिंग सेलेक्ट करो जिसका जिसका क्लास नेम हेडिंग है, जिस पे हवर करने पे रेड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो 2 हो जा रहा है, इसके बाद अगर देखोगे तो ये 1 हो जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट भी यूज हुआ है। लेकिन देखो हर हालत में देखो ये बड़ी वैल्यू है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 है। लेकिन दूसरा फील्ड में देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये दूसरे बाकी फील्ड कोई चेक नहीं करने जा रहा है, ये हर हालत में यही अप्लाई कर रहा है। देख रहे हो, अगर मैं हवर भी कर रहा हूँ ना वेबसाइट पे, देखो रिफ्रेश मार के भी हवर कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो बस एक जनरल आइडिया के लिए कि ये चीजें अप्लाई कैसे होती हैं, और मैं दावे से कहता हूँ कि ये रूल नहीं जानते होंगे लोग, और ठीक है अगर जान रहे हो तो अच्छी बात है। तो इस तरह से अप्लाई करते हैं, अगर कभी फंस गए सर बाई चांस ना। इसके अलावा नहीं हाँ कर सकते हैं? लिटरली देखो कल हम लोग देखे थे, पिछले क्लास में थे कि नहीं तुम? देखा नहीं। हाँ देखो ऐसा है ना कि तुम लिखते लिखते आइडिया बन जाता है तुमको, तुम कभी ये रूल लगा के चेक नहीं करने जाओगे। और पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किसकी प्रायोरिटी किससे ज्यादा होती है, तो बेसिकली हम उसी प्रायोरिटी से चेक करते हैं हर बार कि कौन सी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, कौन सी कम होती है, ठीक है। बस ये कि ये रूल याद रखना कि ऐसा कुछ होता है सीएसएस में, जब कभी फंस जाओ कुछ समझ नहीं आया तो ये रूल अप्लाई करके देख लेना। तो मुझे लगता है कि ये हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जो आज का टॉपिक है हमारा ना, दो तीन चीजें देख लेते हैं, उसके बाद मेन जो टॉपिक है जिससे हम वेबसाइट बना रहे होंगे एक्चुअली में वो देखेंगे। तो देखो मार्जिन पैडिंग क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो किसको किसको आइडिया है इस समय कि मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, वो थोड़ा सा हैंड रेस करे बता दें, ताकि बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाए। हाँ भाई बताओ, अभिषेक तुम बताओ, फिर स्मृति तुम बता देना उसके बाद। मार्जिन ये होता है कि सर अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं तो दो एलिमेंट के बीच जो गैप होता है सर वो मार्जिन होता है। और पैडिंग का पैडिंग सर चारों डायरेक्शन की तरफ देते हैं जिससे एलिमेंट हम इधर उधर कर सके।
ओके, अच्छा। फिर हाँ डाटा स्मृति, वाले ठीक बॉडी। है। स्मृति बताओ तुम, अच्छा सर क्लियर है तो। सपोज कोई बॉक्स बनाया हमने या कोई हमारी सामने विजिबल वाली स्क्रीन है, तो उसके जो आउटर की लेंथ में जो हम गैप देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द विड्थ ऑफ द स्क्रीन, तो वो मार्जिन होती है। और जब बॉक्स के अंदर अगर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, उस कंटेंट और उस बॉक्स के अंदर जो हम मार्जिन देते हैं वो बोलते हैं पैडिंग। ओके, बढ़िया, ठीक है। हाँ यस, बता दो, तुम भी बता दो भाई। सर सीएसएस बॉक्स मॉडल में जो हम कंटेंट ऐड करते हैं उसके चारों ओर पैडिंग होती है, और फिर उसके बाद बॉर्डर होता है, बॉर्डर के बाद मार्जिन होता है। तो दो एलिमेंट्स के बीच में पहले मार्जिन आएगा, और अगर कंटेंट को हमें बड़ा करना हो तो हम पैडिंग को छोटा कर सकते हैं। ओके, मतलब तुम ये बता रहे हो कि दो एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट होता है, पहले मार्जिन होता है, फिर कंटेंट होता है, फिर पैडिंग होता है, ये ऑर्डर होता है। जी, मार्जिन फिर बॉर्डर फिर पैडिंग फिर कंटेंट। मार्जिन, बॉर्डर, हेडिंग, फिर ओके, पैडिंग, फिर कंटेंट। हाँ ठीक है। और किसी को क्लियर है? अभिषेक को अभी बताना है कुछ, बता लो भाई। अभिषेक। हाँ सर, वही सर, मार्जिन होता है, फिर उसके सर आइडिया नहीं सीखना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है ना, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए ना कि हम जो कुछ भी लिखते हैं, जैसे डिव लिखा, कुछ भी लिखा, ये करता क्या है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, डिव लिखा सपोज करो, तो ये हमें एक ब्लॉक बना के देता है, कंटेनर, एक बॉक्स बना के देता है, ये जो डिव है हमारे पास। ठीक है, तो ये डिव जो बॉक्स बनाता है, और हर एक जितने भी हम जो भी टैग्स यूज करते हैं, जो भी एलिमेंट, H1 एलिमेंट यूज करते हैं, हर जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब क्या करते हैं, अल्टीमेटली एक बॉक्स बना के देते हैं हमें। ठीक है, अगर मैं ये लिख देता हूँ कुछ कंटेंट यहाँ पे कि दिस इज अ डिव करके लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, तो अब होता क्या है ना, ये वेबसाइट पे अगर मैं देखूँ, इनको देखो, यहाँ दिख रहा है, और ये दोनों एक बॉक्स बना के देख रहे होंगे। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, पिछले क्लास में देखा था ना हमने कैसे इसको ओपन करते हैं, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। और देखो यहाँ पे, देखो क्या होता है, अगर मैं नीचे चलूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिख रहा है, जो भी हमने बनाया है ना, हमें वो बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है। देखो, देख रहे हो? अगर मैं इस हेडिंग को देखूँ यहाँ पे, तो देखो इस हेडिंग का बॉक्स हमें दिख रहा है। तो हेडिंग में देखो क्या दिख रहा है, चार फील्ड्स दिख रहे हैं हमें। पहला देखो मार्जिन है, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, बॉर्डर है। तीसरा पैडिंग है, और चौथा जो है कंटेंट है, जो कि सबके अंदर है। ठीक है, तो यही हमारा बॉक्स है एक्चुअली में, और इसी से हम बॉक्स मॉडल समझते हैं। बॉक्स मॉडल में चार चीजें होती हैं, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और ये। अब एग्जैक्टली होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। और ठीक है, हर एक जितने भी ट्रैक्शन को एक बॉक्स एज्यूम करो, तो हमारे पास देखो ये बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर क्या होता है, हम कुछ कंटेंट लिख रहे होते हैं। हर समय कुछ ना कुछ, कोई इमेज लगा देंगे, कोई कंटेंट लिख देंगे। ठीक है, तो बॉक्स का क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये देखूं, तो बॉक्स का जो ये वाला जो चीज है ना, ये हम जहाँ पे बॉक्स खत्म होता है, वो बॉक्स का हमेशा बॉर्डर होता है। और हर समय हमारी लाइफ में भी इस यही अप्लाई होता है, ये बॉर्डर होता है। बॉक्स के अंदर जो चीजें रखी होती है वो कंटेंट होती हैं। ठीक है, अब कंटेंट और ये बॉर्डर के जो बीच का एरिया होता है ना, जो बीच का डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं पैडिंग। ठीक है, पैडिंग बोलते हैं। और ये बॉक्स हो गया, और सपोज करो तुम्हारे वेबसाइट पे कोई दूसरा भी बॉक्स बना हुआ है, तो अगर सपोज करो यहाँ पे एक बॉक्स है, तो ये दो बॉक्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, या फिर जो दो एलिमेंट्स के जो बीच में जो डिस्टेंस या जो बीच में गैप होगा, इन गैप को हम बोलते हैं क्या है, मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? सर दोनों का अपना अपना मार्जिन अलग अलग होगा ना? हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि इसकी इस बॉक्स के लिए हम बातें कर रहे हैं, तो ये इसका मान लो मार्जिन जीरो है, कुछ भी मार्जिन नहीं है। तो इनके बीच का जो गैप होगा, वो जो हम एक तरह से बोलते हैं कि जो दो एलिमेंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मार्जिन होगा। और हर बॉक्स के लिए सेम अप्लाई होता है, जितने कंटेनर होंगे ना, उन सब कंटेनर के लिए ये सारी चीजें अप्लाई हो रही होंगी, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन, कंटेंट। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। यस सर, क्लियर है। हाँ, इसको देख भी लेते हैं। हमने कल पिछले क्लास में देखा था हाइट क्या होता है, विड्थ क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, और इस डिव को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और इसको लिखता हूँ, ये जो डिव है इसको दे दो हाइट। हाइट के लिए हाइट नाम का एक प्रॉपर्टी होता है। हाइट में देता हूँ 200 पिक्सल, और ये पिक्सल लिखा हुआ ना, अभी मैं देखूंगा
हम रियल लाइफ में सेंटीमीटर इंच ऐसे नापते हैं चीजों को, और हम कंप्यूटर में या किसी डिवाइस में आते हैं जो कि जिसमें पिक्सल, जिसमें हमें दिख रहे होती चीजें, वहां पे पिक्सल्स होती है, तो हम उनको पिक्सल्स में और भी पैरामीटर्स होते हैं उनको देख लेते हैं। अभी के लिए समझ लेना कि मैं इसको हाइट और विड्थ दे रहा हूँ खाली, ठीक है। और इसमें मैं बैकग्राउंड कलर भर रहा हूँ, इस डब्बे में बैकग्राउंड कलर में रेड भर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये वेबसाइट पे हमें जो बॉक्स से दिख रहा है, ठीक है। और सपोज करो मैं एक दूसरा बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं कुछ क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम div1 दे देता हूँ, और इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ div2, क्लास नेम div2। अगर मैं वो वाला div टारगेट कर रहा हूँ जिसका क्लास नेम क्या है, जिसका जो है ना, एक मिनट, क्या करते हैं दोनों को हम सेम हाइट विड्थ दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर अलग अलग दे देते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में क्या करता हूँ, एक क्लास नेम है जिसका div1 है, उसको टारगेट करता हूँ और उसको मैं बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ। और दूसरा जो div है, जो div2 है हमारा, उसको टारगेट करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ। देखो हुआ क्या, हम ये हाइट विड्थ यहाँ भी लिख सकते थे, पर मैं देखो दोनों तो अल्टीमेटली क्या है, div है, तो मैंने div लिखा और ये कोड मैंने बस एक बार लिखा। तो इससे क्या होगा, कोड बार बार हमें लिखना नहीं पड़ रहा है। अगर इसके अंदर लिखते तो सेम कोड हमें इसके अंदर भी लिखना पड़ता, तो वो दो बार कोड लिख जाता। तो हाँ, इसलिए हम अवॉइड करते हैं चीजों को। तो ठीक है, देखो दो div हो गया। तो इन दोनों div के बीच में देखो क्या है, कोई कंटेंट डाल देते हैं अभी के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसके बीच में कोई कंटेंट लिख देते हैं div और 1 लिख देते हैं। इसके बीच में कोई कंटेंट लिख देते हैं div 2 लिख देते हैं यहाँ पे। देखो क्या है, देखो ये div1 है और ये div2 है। तो हो क्या रहा है, देखो div1 एकदम चिपका हुआ है, देखो एकदम टॉप में एकदम चिपका हुआ है, लेफ्ट और टॉप में। div2 भी ऐसे ही है, और ये दोनों div भी एक दूसरे के क्या है, लगे हुए हैं। तो अगर मैं div1 को क्या करता हूँ, div1 को मैं कुछ पैडिंग देता हूँ, ठीक है। सपोज करो मैं इसको पैडिंग देता हूँ, और मान लो कि 10 पिक्सल्स पैडिंग दे दिया। तो हुआ क्या, देखो div1 जो चिपका हुआ था, देखो थोड़ा सा ऊपर से, थोड़ा सा लेफ्ट से, थोड़ा सा राइट से, थोड़ा सा बॉटम से, क्योंकि राइट और बॉटम में ये div1 जो लिखा है हमने कंटेंट वो है नहीं, तो div लेफ्ट और टॉप में दिख रहा है हमें। देखो थोड़ा सा टॉप से नीचे आ गया, और div2 अभी भी देखो चिपका हुआ है। तो ये बेसिकली हमारा पैडिंग होता है। और अगर मैं मान लो कि इन दोनों देखो दोनों div के बीच में मुझे कुछ देना है, तो मैं अगर div1 को दे देता हूँ मार्जिन, ठीक है, मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। तो हो क्या रहा है, देखो div1 देखो थोड़ा सा लेफ्ट से इधर आ गया, थोड़ा सा बॉटम से आ गया, थोड़ा सा टॉप से आ गया, और थोड़ा सा राइट से भी आ गया होगा, क्योंकि कुछ है नहीं राइट में तो हमें दिख नहीं रहा है। तो जो देखो दो एलिमेंट्स के बीच में जो डिस्टेंस मिल रहा है वो हमें क्या हो रहा है, ये हमें मार्जिन मिल रहा है और ये पैडिंग मिल रहा है। तो मार्जिन में ना 4 फील्ड्स होते हैं। जैसे पैडिंग हमें कहाँ से देना है, तो पैडिंग हमें जो फील्ड्स होते हैं ना, मैं उनको बता देता हूँ अभी के लिए। पहला फील्ड होता है टॉप का, ठीक है। पहला जो फील्ड में हम लिखेंगे वो टॉप का होता है। दूसरा फील्ड हो जाता है राइट का, तीसरा फील्ड हो जाता है बॉटम का, और चौथा फील्ड जो होता है लेफ्ट का होता है। घड़ी की सुई चलती है ना क्लॉकवाइज, तो हम भी क्लॉकवाइज चलते हैं, पहले टॉप पे होते हैं, फिर राइट में होते हैं, फिर बॉटम में होते हैं, फिर लेफ्ट में होते हैं। तो अगर मैं अब देखो, अगर मैं पैडिंग देता हूँ div1 को, तो देखो पहला फील्ड मैंने अगर दे दिया हमारा 20 पिक्सल्स, तो टॉप से 20 पिक्सल का डिस्टेंस मिल गया होगा। राइट से मुझे नहीं देना है, बॉटम से नहीं देना है, लेफ्ट से मुझे देना है मान लो 5 पिक्सल्स। तो देखो हो क्या रहा है, देख रहे हो टॉप से देखो ये ज्यादा नीचे आ गया, क्योंकि 20 पिक्सल हमने दे रखा है टॉप से, देखो 20 पिक्सल। तो टॉप से देखो ये ज्यादा नीचे है, लेफ्ट से 5 पिक्सल दिया था, तो लेफ्ट से क्या है देखो थोड़ा पास में है। तो इस तरह से पैडिंग देके चीजों को हम अंदर, अगर हमें बॉक्स के अंदर चीजों को मैनेज करना है तो पैडिंग देके करते हैं। और मार्जिन में भी सेम काम होता है। 4 फील्ड्स होते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। अगर सपोज करो मुझे उसको टॉप से 0 देना है, राइट से 0, बॉटम से मुझे उसको 30 या फिर मान लेते हैं 60 पिक्सल देना है, और लेफ्ट से मुझे इसको 0 दे देना है। देखो होगा क्या, देखो ये देखो लेफ्ट में एकदम चिपका हुआ है, टॉप में एकदम चिपका हुआ है, देखो यहाँ पे इसके जैसा सेम दिख रहा है। पर बॉटम में देखो डिस्टेंस है इन दोनों के। तो बॉटम में डिस्टेंस किससे, क्योंकि बॉटम में मैंने इसको 60 पिक्सल का दे रखा है मार्जिन, पहले वाले डिप को। तो मार्जिन पैडिंग क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है। और अगर मैं मान लो div2 को दे देता हूँ, div2 को भी मार्जिन दे देता हूँ मैं। और हाँ एक चीज और होता है, हमारे पास और भी फील्ड्स होते हैं। मार्जिन देखो, मार्जिन टॉप, अगर मुझे खाली टॉप में देना है तो मैं मार्जिन टॉप लिखूंगा, तो अब एक ही प्रॉपर्टी यहाँ देना पड़ेगा मुझे, जो कि टॉप पे अप्लाई हो रहा होगा। अगर मैं मार्जिन लिखता हूँ तो मुझे चारों प्रॉपर्टी अलग से देनी पड़ सकती है। इसमें और भी चीजें होती हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट और राइट में बराबर रहे और टॉप और बॉटम पे बराबर रहे, तो अगर मैं दो फील्ड यहाँ लिखूंगा ना, 20 पिक्सल और 20 पिक्सल, तो ये जो पहला वाला वैल्यू है ना, ये पहला वैल्यू टॉप और बॉटम में लग रहा होगा, और ये दूसरा वैल्यू जो है ये लेफ्ट और राइट में लग रहा होगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ सिर्फ एक वैल्यू देता हूँ 20 पिक्सल, तो ये 20 पिक्सल टॉप बॉटम ये चारों जगह से अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि चारों को अलग अलग वैल्यू दूं, तो ये चारों को अलग अलग वैल्यू मैं ऐसे दे सकता हूँ।
तो अगर मैं मार्जिन में देता हूँ या फिर मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन देता हूँ टॉप से, मान लो मैं देता हूँ 20 पिक्सल, और बाकी 0 0 0 कर देता हूँ तीनों फील्ड को। देखो क्या होगा। देखो अभी भी कोई गैप नहीं है इनके बीच में। मैं तुमको दिखाता हूँ, एक मिनट छोटा करके इसको। देखो अगर मैं इसका मार्जिन देखो गैप कर देता हूँ, देखो तब भी देखो डिव कहाँ दिख रहा था, ये 13 14 लाइन के देखो बीच में दिख रहा है ना। अगर मैं इस मार्जिन को अप्लाई कर रहा हूँ तब भी देखो 13 14 लाइन के बीच में दिख रहा है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ना मार्जिन कोलैप्स का। कोई जानता है इस कॉन्सेप्ट को? मार्जिन कोलैप्स कोई जानता है? हाँ सर। हाँ बताओ। नहीं जानते हो? सर नो आइडिया सर। ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, देखो div 1 को मैंने देखो बॉटम पे 60 पिक्सल का मार्जिन दिया है, और div 2 को मैंने टॉप पे 20 पिक्सल का मार्जिन दिया है। मतलब हो क्या रहा होगा, div 1 को नीचे मार्जिन मिला होगा और div 2 को ऊपर मार्जिन मिला होगा। लेकिन फिर भी देखो कोई गैप नहीं दिख रहा ना, हमें एक सेम गैप दिख रहा है यहाँ पे। देखो दोनों का अभी भी बराबर है, अगर मैं इसको लगा रहा हूँ अप्लाई कर रहा हूँ तब भी बराबर है। तो इसलिए हो रहा है ना कि जब दो एलिमेंट्स के बीच में हम अलग अलग मार्जिन देते हैं, तो हर समय जो बड़ी वैल्यू होगी वो अप्लाई हो रही होगी। देखो अगर मैं इसको 10 दे देता हूँ ना, तो देखो क्या हो रहा होगा। अब देखो अब ये 20 वाला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि 20 बड़ी वैल्यू है। तो देखो मैं बता देता हूँ ड्राइंग की हेल्प से, थोड़ा सा क्लियर होगा। देखो आ, देखो एक हमारा जो डिव था ये था, दूसरा जो डिव था हमारे पास ये था, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप देने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने इन दोनों के बीच में इतना गैप दे दिया था यहाँ पे, ठीक है। इतना गैप दे दिया था जो कि 20 पिक्सल का गैप था, ठीक है। ये 20 पिक्सल मैंने इस वाले डिव को दिया था। अब मैंने क्या किया, जैसे 20 पिक्सल यहाँ से लेके यहाँ तक का है। अब मैंने क्या किया, इस वाले डिव को भी मैंने 10 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। तो 10 पिक्सल का मार्जिन इसको भी मिलना चाहिए था, और ये थोड़ा सा और नीचे आके 30 पिक्सल का होना चाहिए था ना। मतलब मतलब इसका 10, इसका 20 और इसका 10 30 होना चाहिए था मार्जिन। ऐसा ही होना चाहिए था ना। हेलो? यस सर। ठीक है। पर ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखो जब भी हम मार्जिन देते हैं तो हमेशा बड़ी वैल्यू अप्लाई होती है। जैसे मैंने इसको 20 दे दिया, और मैंने जब भी इसको 10 दिया ना, तो ये 10 वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू अप्लाई हो रही होगी यहाँ पे। तो इसी कॉन्सेप्ट बोलते हैं मार्जिन कोलैप्स की। मार्जिन जो है कोलैप्स हो जाता है, तो बड़ी वैल्यू हमेशा यहाँ पे अप्लाई हो रहेगी, छोटी वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मार्जिन कोलैप्स। तो इसको और ट्राई करना खुद से। और कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा दूरी दूरी चाहिए होता है हमें, हम इसको भी दे रहे होते हैं मार्जिन, इसको भी दे रहे होते हैं, पर दूरी हमें मिल नहीं रहा होता है, सेम डिस्टेंस मिल रहा होता है। तो कंफ्यूज होते हैं लोग कि क्या होता है। तो मार्जिन कोलैप्स की वजह से ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। और पैडिंग समझ में आ गया सबको, मार्जिन भी हो गया। अभी को क्या बचा, बॉक्स मॉडल भी हो गया। सीसीएस यूनिट्स देख लेते हैं अभी थोड़ा सा, कि जो हम लोग पिक्सल लगा रहे हैं वो होता क्या है। देखो हम लोग यहाँ पे जो कुछ भी करेंगे ना, उनको हम, जैसे मैं div 1 है div 2 है, मैंने सारे सीएसएस हटा दिए। अब हो क्या रहा है कि मैं चाहता हूं कि इसका जो फॉन्ट साइज है div 1 है, इसको बड़ा करूं छोटा करूं। तो इसके लिए कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, कुछ यूनिट जैसे सेंटीमीटर, इंच, किलोमीटर। ठीक है कि 10 किलोमीटर की दूरी है वहां से यहाँ तक, इसमें भी हमारे पास सेम चीजें होती हैं, ठीक है। अगर मैं div लिखता हूँ और मैं इसको चाहता हूँ हाइट देना, ठीक है, हाइट देना चाहता हूँ और विड्थ देना चाहता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा रेड दे देता हूँ दोनों डिप को, ठीक है। देखो दोनों डिप को अप्लाई हो रहा है, और बाय डिफॉल्ट चूंकि ब्लॉक होते हैं ना, डिव 1 भी ब्लॉक है डिव 2 भी ब्लॉक है, तो दोनों क्या हो रहा है, देखो दोनों हमारे पास पूरा पूरा विड्थ कवर कर रहे हैं। और देखो तुम लोग एक नोटिस किए हो क्या, देखो थोड़ा सा लेफ्ट और राइट और सब जगह से वाइट वाइट स्पेस आ रहा है यहाँ पे। देखो मेरे जो व्यू पोर्ट है, मेरा पूरा मेरा स्क्रीन है, उसमें देखो ऊपर से लेफ्ट से और राइट से देखो वाइट वाइट आ रहा है, क्योंकि पूरा इसको विड्थ कवर कर लेना चाहिए था ना। कोई जानता है ऐसा क्यों हो रहा है? यूनिवर्सल सिलेक्टर पे बाय डिफॉल्ट मार्जिन हाँ हाँ बताओ अभिषेक। और पैडिंग दोनों को जीरो करने पे मिल जाएगा पूरा। हाँ बताओ अभिषेक सर क्या हो रहा है। ब्राउजर की बाय डिफॉल्ट, हाँ सर, ब्राउजर की बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होती है, ओके। जो व्यू पोर्ट होता है सर इसी तरह से होता है। तो हम मार्जिन और पैडिंग अप्लाई करते हैं पूरे हाँ देखो, पे, हाँ तो फिर पिछले वो में हम कवर देखा, होता है हाँ, विड्थ। पिछले में हमने देखा था ना कि क्यों ऐसा होता है कि H1 को हमेशा फॉन्ट बोल्ड होता है, बड़ा दिखता है, H2 थोड़ा छोटा दिख रहा होता है, पैराग्राफ छोटा दिख रहा होता है। तो उसके लिए भी हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट होते हैं।
ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट होता है, हम जब वेबसाइट बनाते हैं हम चाहते हैं कि क्यों बनाते हैं, हम चाहते हैं कि यूजर उनको देखे, यूजर चलाए उन वेबसाइट को, इसीलिए बनाते हैं। कुछ तो बोल रहे हो यार। यस सर। ठीक है। यस सर। सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है ना यूजर पेपर की वाले होती है। यूजर जो चाहता है वो यूजर वो कर सकता है। दूसरी प्रायोरिटी किसकी होती है, ऑथर की होती है। ऑथर कौन होता है, जैसे मैं अगर डेवलपर हूँ, मैं कोड लिख रहा हूँ तो मैं ऑथर हुआ इसके लिए। और तीसरी प्रायोरिटी जो होती है ना वो डिफॉल्ट होती है, डिफॉल्ट को प्रायोरिटी मिल रही होती है, डिफॉल्ट प्रायोरिटी हम बोल देते हैं। या फिर ठीक है, या फिर ब्राउजर भी बोल देते हैं, ब्राउजर की जो डिफॉल्ट होती है, तो बेसिकली डिफॉल्ट हम बोलते हैं इसको। ठीक है। एक मिनट, उसको कुछ टर्म्स बोलते हैं, यूजर डिफाइन, ऑथर डिफाइन, एंड थर्ड वन इज गोइंग टू बी, वन सेकेंड, हाँ, जो हम डिफॉल्ट बोलते हैं ना इसको यूजर एजेंट बोलते हैं। तो जैसे अभी ब्राउजर में यूज कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा कि यूजर एजेंट मतलब यूजर जिस पे काम कर रहा है, ब्राउजर पे कर रहा है, तो उसको हम डिफॉल्ट भी बोल देते हैं कि डिफॉल्ट स्टाइलिंग जो होती है वो ब्राउजर की होती है। तो बाय डिफॉल्ट सबको क्या होता है ना कुछ स्टाइलिंग मिला होता है, डिफॉल्ट स्टाइलिंग, जैसे H1 में कुछ मिला हुआ है, इसीलिए H1 का जो कलर है ब्लैक होता है, H1 का जो बड़ा थोड़ा सा फॉन्ट बोल्ड होता है, और फॉन्ट साइज थोड़ा सा उसका बड़ा होता है बाकी के फॉन्ट साइज के हिसाब से। तो ये डिफॉल्ट की होता है। पर मैं ऑथर हूँ, मैं डेवलपर हूँ, तो मैं H1 का फॉन्ट साइज भी छोटा कर सकता हूँ, मैं H1 का फॉन्ट कलर चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट वेट बदल सकता हूँ। और यूजर के पास भी कुछ पावर होता है, तो यूजर भी उनको चेंज कर सकता है। जैसे अगर मैं यूजर की तरह देखूं, मेरे पास ये वेबसाइट है जिसमें डिव देखो छोटा छोटा दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेटिंग में जाके कुछ चीजों को चेंज कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि एज ए यूजर मैंने क्या किया, उनको मॉडिफाई कर दिया। जैसे अपीयरेंस में चलता हूँ, मैं यहाँ से बोलता हूँ कि मूड क्या डार्क दिखे, मूड लाइट दिखे, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह कुछ बड़े को, यहाँ पे कस्टम फॉन्ट है ना, कस्टम फॉन्ट में जाके चेंज कर दे सकता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा दिखाऊं तुमको, तो अगर मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 16 है ना, 16 देखो बढ़ाता हूँ, देख रहे हो, मैं फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूँ और वेबसाइट का फॉन्ट साइज बढ़ जा रहा है, क्योंकि मैंने तो फॉन्ट साइज लिखा नहीं था इतना बड़ा करने के लिए। पर यूजर को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, इसीलिए यूजर चाहे तो फॉन्ट, देखो स्टैंडर्ड जो फॉन्ट है वो देखो यूजर चाहे तो चेंज कर सकता है, देख रहे हो, कॉपर कर दिया, कुछ अलग हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए यूजर को थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाती है। अ, तो यूजर, हाँ, तो इस ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है बेसिकली। सबसे प्रायोरिटी यूजर की होती है, कुछ चीजें यूजर चेंज कर सकता है, सब चीजें नहीं चेंज कर सकता। और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं वापस से। ठीक है। तो दूसरी नंबर पे आती है डेवलपर की प्रायोरिटी, तो जो इसको ऑथर बोलते हैं, और तीसरे डिफॉल्ट प्रायोरिटी जो तीसरे नंबर पे होती है। तो जो हम ये देख रहे थे ना कि जो डिफॉल्ट हमें कुछ स्पेस मिल रहा था टॉप बॉटम से, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये चीज सेट होता है कि थोड़ा थोड़ा पूरे व्यू पोर्ट में थोड़ा थोड़ा मार्जिन, थोड़ा तो पैडिंग या मार्जिन जो भी अप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे। तो इसके लिए हमने बात किया था पिछले में ना कि यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, हर जितने प्रोजेक्ट बनाओ ना उसमें जाओ, यूनिवर्सल सेलेक्टर चूज करो, और पहले तो सबकी मार्जिन को जीरो कर दो, ठीक है। देखो अब क्या, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं, जैसे मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर की मार्जिन जीरो किया तो हुआ क्या, देखो ये सब टॉप पे चिपक गया। ठीक है। पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको पैडिंग भी मिलता है, तो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग को भी जीरो कर देता हूँ, ताकि ये हमारे लेआउट को खराब ना कर रहे हो। और एक और होता है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इसको हम देखेंगे, दो इसका वैल्यू होता है, बॉर्डर बॉक्स और कंटेंट बॉक्स। इसका क्या मतलब होता है ये भी हम अभी देखेंगे। तो हम हर समय क्या करते हैं, ये तीन प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, उसके बाद काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमने पढ़ा नहीं, इसको छोड़ देते हैं, बाकी दो चीजें देख लेते हैं। तो ये ऐसे होता है। तो अगर मैं इसको हाइट देता हूँ, चूंकि हाइट मैं इसको देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 200 पिक्सल, तो जैसे हम लोग 200 दिया, देखो इसकी हाइट 200 हो गई। और एक्चुअली मैं div 2 को मैं हटा देता हूँ क्योंकि div 2 डिस्टर्ब कर, देख रहे हो 200 हो गई। विड्थ में दे सकता हूँ, विड्थ में इसको कर देता हूँ सपोज करो 200 पिक्सल, तो इसको विड्थ भी 200 पिक्सल हो गई। पर ये पैरामीटर और भी हो सकते हैं। पिक्सल मतलब क्या होता है, हमारे स्क्रीन जो होते हैं ना, हमारा जो पूरा स्क्रीन होता है कंप्यूटर का, वो कुछ पिक्सल से मिलके बना होता है। तो उन पिक्सल्स को मेजर करके ये हाइट 200 पिक्सल्स को कवर कर रहा होगा। ठीक है। पिक्सल समझते हो ना क्या होता है, स्क्रीन जैसे कुछ डॉट 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 चीजों से बना होता है, और उन डॉट्स पे हमारी चीजें हमें दिख रही होती हैं। तो 200 पिक्सल्स को कवर करेगा, इसका विड्थ जो होगा हमारी स्क्रीन के 200 पिक्सल्स को कवर करेगा। हाइट क्या करेगा, 200 पिक्सल्स को हाइट कवर करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको दिखाऊं तुमको, पिक्सल्स इन स्क्रीन, ठीक है, इमेजेस में चलते हैं। देखो ये हमारा स्क्रीन है, यहाँ पे ये कुछ डॉट से मिलके बना है। तुम लोग इसके बारे में रिसर्च करना थोड़ा सा, देख रहे हो डॉट से मिलके बना होता है। तो जितने भी स्क्रीन होते हैं, देखो माउस को पुराने स्क्रीन में दिखते भी थे ये सारे डॉट्स अच्छे से। तो इस तरह से हमारी चीजें अप्लाई होती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो डॉट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। तो ये 200 डॉट्स को कवर करेगा, 200 पिक्सल का ये मतलब होता है।
और क्या हो सकता है, और हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा स्क्रीन कवर कर दे, तो मैं परसेंट दे दूंगा कि 200% ले ले। तो इसका क्या मतलब होता है, पूरा स्क्रीन का जितना इसका पेरेंट होगा ना, डिव का पेरेंट अभी कुछ नहीं है, तो डिव बॉडी के अंदर रखा हुआ है, तो बॉडी का 200% ले लेगा इसका हाइट, देख रहे हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ हाइट नहीं था इसका, इसलिए 200% मतलब कुछ नहीं लिया। ठीक है। और इसको मैं अगर परसेंट दे देता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, देख रहे हो, देखो ये आधा दिख रहा है यहाँ पे, मेरे पास ले स्क्रॉल बार आ गया यहाँ स्क्रॉल करने के लिए, क्योंकि 100 तो था ही, प्लस इसका दोगुना हो गया, तो इसका जो विड्थ था वो 200 हो गया, 200% हो गया। तो परसेंट लिखने का मतलब होता है कि अपने पेरेंट के हिसाब से ये जुगाड़ कर लेगा। एक और प्रॉपर्टी थी, REM होता है, ठीक है। REM का क्या मतलब होता है, ये रूट एलिमेंट का 200 गुना हो जाएगा। रूट एलिमेंट मतलब हमारा HTML, अगर हम अपने HTML कोड में देखें, तो यहाँ पे देखो मैंने बात किया था पहले कि HTML जो हमने लिखा है ना, इसको बोलते हैं रूट एलिमेंट, ठीक है। हमारे पूरे वेबसाइट का रूट एलिमेंट HTML होता है। HTML को बाय डिफॉल्ट जो अप्लाई होता है ना, HTML का जो फॉन्ट साइज जो अप्लाई होता है, तो इसको बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल मिल रहा होता है, ठीक है। तो 200 मैंने लिखा 200 REM, इसका मतलब क्या होता है कि 200 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 16, इतना पिक्सल इसको इसका विड्थ जो होगा हो चुका होगा इस समय, ये 200 REM लिखने का मतलब ये होता है। ठीक है। वैसे रैम रेम भी होता है, EM भी होता है। EM क्या करता है, 200 EM मतलब अपने पेरेंट्स के मुकाबले ये इतना इतना ले लेगा, इतना जो भी हाइट है ये ले लेगा, विड्थ ले लेगा, ठीक है। और एक और दो प्रॉपर्टी और होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कि वी डब्ल्यू मतलब क्या होता है, व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। तो हमारे जो व्यू पोर्ट है उसका 200 हो ले लेगा, देखो अभी क्या हुआ, सेम 200% की तरह ले रहा है, क्योंकि बॉडी का होता है। तो अगर मैं 200 VW लिखता हूँ तो व्यू पोर्ट का 200 मतलब दो गुना हो जाएगा, क्योंकि 100 मतलब कि पूरा व्यू पोर्ट अगर हम 100 में मेजर करें, 100% में, तो 100 लिखने का मतलब क्या होता है कि 100 व्यू पोर्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 100 व्यू पोर्ट विड्थ, मतलब जो भी हमारे व्यू पोर्ट का विड्थ है उसका 100% ले ले। तो देखो नीचे अभी कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना व्यू पोर्ट था 100 था, 100 हमने दे दिया। और अगर हम 100 से थोड़ा सा कम देते हैं, मैं चाहता हूँ कि 90% हमारे स्क्रीन का देना पड़े, तो मैं यहाँ पे 90 VW दे दूंगा, देखो 90% ले लिया हमारे पूरे स्क्रीन के विड्थ का। और देखो मैं जितना छोटा करता जाऊंगा ना अपनी स्क्रीन को, देख रहे हो, जितना छोटा कर रहा हूँ उतना ये 90 ही रहेगा, ये बड़ा नहीं हो रहा है कभी किसी समय। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं यूज करने के, VW हो गया। और मुझे हाइट देना हुआ, तो हाइट में मैं चाहता हूँ कि मैं 60 V मतलब जितना हाइट मेरे स्क्रीन का है उसका 60% या 50% दे दूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 60 VH दे दूंगा। देखो हो क्या रहा है, 50 मतलब 50% ले लिया। अगर मैं यहाँ पे 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ सपोज 70 VH, देखो क्या हो रहा है, मेरे स्क्रीन का 70% हाइट ले लिया ये। तो अगर मेरा स्क्रीन छोटा भी हो जाता है ना, देखो मैं छोटा करता हूँ तब भी ये 70% तो रहेगा ही रहेगा, देख रहे हो, जितना छोटा कर रहा हूँ 70% तो है ही है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो इनको और पढ़ना डीप में। और अभी तक जो हमने मतलब देखा, उनको कोई दिक्कत है तो बता दो, हम उनको देख लेते हैं। हाँ स्मृति बताओ। सर परसेंटेज और VH में क्या डिफरेंस है, मतलब हाँ दोनों ही व्यू परसेंटेज में क्या पोर्ट के होता है ना, देखो, अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं? नहीं नहीं, दोनों व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं एक्चुअली में, हमारे पास पेरेंट कुछ है नहीं ना, इसलिए व्यू पोर्ट ले रहा है। तो अगर मैं सपोज करो एक और पेरेंट रख लेता हूँ, उसके अंदर में मैं अपना डिव रखता हूँ, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ कुछ क्लास नेम दे देता हूँ, और इसको मैं देता हूँ पेरेंट, ठीक है। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि पेरेंट का जो विड्थ है वो हो जाए 600, या फिर मैं कर देता हूँ इसको 300 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अभी देखो क्या हुआ, मैंने इसको इसका पेरेंट जो है 300 पिक्सल कर दिया। उसके अंदर जो डिव है हमारे पास, इसको भी कुछ क्लास नेम देता हूँ चाइल्ड करके, ताकि क्लियर हो जाए सबको। ठीक है, इसको कुछ चाइल्ड मैंने दे दिया क्लास नेम। तो अब मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड को टारगेट कर रहा हूँ। चाइल्ड को मैंने जब विड्थ दिया ना 90 VW, तो अभी व्यू पोर्ट का विड्थ कवर किया हुआ ना, व्यू पोर्ट का जितना विड्थ था उसका 90% कवर किया। पर जैसे ही मैं इसको परसेंटेज देता हूँ ना, देखो क्या होगा। तो देखो अब जितना परसेंट ये था ना, 300 पिक्सल इसका विड्थ था, पेरेंट का था, पेरेंट को मैं भी कुछ दे देता हूँ कलर, ताकि क्लियर हो जाए। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ उसको मैं ग्रीन, ठीक है। देखो पेरेंट का जो था ना, पेरेंट उसका ये 90% लिया है। अब व्यू पोर्ट से कोई मतलब नहीं। जब मैं व्यू पोर्ट VW लिखा था यहाँ पे, तो ये व्यू पोर्ट का ले रहा था, देखो व्यू पोर्ट का कवर कर रहा है, पेरेंट उसके पीछे है। लेकिन जैसे मैं परसेंटेज लिखा तो ये अपने पेरेंट का के हिसाब से 90% हो गया। क्लियर है VH और परसेंटेज में अंतर, VW में। स्मृति हेलो। यस सर। ठीक है, तो ये परसेंटेज और VW में ये डिफरेंस है बेसिकली।
तो और भी पैरामीटर्स होते हैं, देखो अपने से उसको देखना, ठीक है। सेंटीमीटर वगैरह भी यहाँ शायद अप्लाई होता है, मैं एक दिन देख रहा था उसका अलग मतलब होता है, तो उन सबको देख लेना अपने हिसाब से। बेसिकली पिक्सल्स, रैम और परसेंटेज वीएच हम लोग यूज कर रहे होंगे अपने साइड पे। और कैलकुलेशन भी होता है, जैसे मैं अगर कैलसी फंक्शन भी होता है सीएसएस में, ठीक है। इस फंक्शन से मैं मैक्सिमम मतलब चीजें चेंज कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ ना, इसका वेट ऐसा करो कि 100% हो जाए, उसमें से घटा दो 100 पिक्सल को, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, 100% में से 100 पिक्सल घटा के ये कुछ वेट दे रहा होगा इसको। तो ये सब पढ़ना खुद से, ठीक है। ये बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो खुद से पढ़ना और इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना कि क्या क्या होती हैं। हम चाहते हैं कि इसका हाइट इतना रहे जितना नैप बार जो है, नैप बार का हाइट घटा के रहे, तो हम उसमें कैलकुलेट कैलसी फंक्शन यूज करते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि जितना परसेंटेज इसका ये है उसमें घटा के ये सब अप्लाई करो। तो इसको आप खुद से देखना, एक्सप्लोर करना, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और बॉक्स मॉडल हो गया। अब चलते हैं फ्लो लेआउट पे, चलते हैं थोड़ा सा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है फ्लो लेआउट के लिए। देखो होता क्या है ना, हमने भी डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ब्लॉक होते हैं, इनलाइन होते हैं, पर हम उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं, ब्लॉक को इनलाइन में, जैसे H1 टैग है, ठीक है। H1 टैग है, इसके अंदर मैं लिख दिया कुछ, दिस इज हेडिंग, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक एंकर टैग लिखा हुआ जो मेरा लिंक है, एक्चुअली में लिंक में कुछ नहीं लिख रहा हूँ अभी के लिए, और मैं लिख रहा हूँ कि इसकी एक लिंक हो गया, ठीक है। और देखो, क्योंकि हेडिंग टैग, देखो अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ना, देखो इसके राइट में जगह है, फिर भी लिंक जो है नीचे आ रहा है, क्योंकि ये दिस जो हेडिंग है मेरा पूरा पूरा विड्थ कंटेंट किया हुआ है, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है। तो मैं अगर चाहूँ कि हेडिंग को इनलाइन बना दूं, तो मैं मुझे एक डिस्प्ले करके प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले, ठीक है। देखो यहाँ पे इतनी सारी चीजें होती हैं, मैं इनको अप्लाई कर सकता हूँ। तो डिस्प्ले को मैं अगर चाहूँ इसको कि ये इनलाइन हो जाए, तो मैं देखो इनलाइन लिखता हूँ H1, तो देखो अब H1 इनलाइन हो चुका है। और देखो लिंक उसके बगल में आ रहा है। तो हम हर चीज को चेंज कर सकते हैं। और मैं चाहूँ कि लिंक जो मैं मेरा जो एंकर टैग है ना, मैं चाहता हूँ उसको ब्लॉक बनाना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले, इसको मैं कर देता हूँ ब्लॉक। तो अब क्या हुआ, देखो लिंक जो है ना, अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दे दूं ना, देखो बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ, देखो क्या हुआ, लिंक मेरा पूरा का पूरा देखो विड्थ कवर कर रहा है। अगर मैं इसको अप्लाई नहीं करता तो देखो लिंक मेरा खाली छोटा सा पोर्शन कवर कर रहा होता। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जगह इसका यूज होता है, मतलब इसके बिना वेबसाइट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखो। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये सब प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, जो डिस्प्ले, बेसिकली डिस्प्ले जो ब्लॉक है उनको इनलाइन बनाने के लिए, या जो इनलाइन उनको ब्लॉक बनाने के लिए यूज करते हैं। और एक और चीज होता है ना, जितने भी इनलाइन प्रॉपर्टी हो, जैसे एंकर टैग क्या है, एक इनलाइन प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, एंकर टैग एक इनलाइन होता है। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर कुछ दे दूं, तो अगर मैं बैकग्राउंड कलर इसको रेड दे देता हूँ, देखो छोटा सा रेड हुआ। अगर मैं इस इनलाइन को पैडिंग देता हूँ, तो देखो हो क्या रहा है, पैडिंग मैं इसको 20 पिक्सल दे दिया, देखो। तो हो क्या रहा है, पैडिंग इसको अप्लाई हो गया 20 पिक्सल का, ठीक है। अगर मैं इसको मार्जिन देता हूँ, 1 सेकेंड, अगर मैं इसको मार्जिन देता हूँ ना, मार्जिन देता हूँ अगर 20 पिक्सल का, तो देखो क्या हो रहा है, देखो लिंक को मार्जिन मिला, लेकिन कितना मार्जिन मिला ये देखो। अगर मैं इसको ठीक है, देखो अगर क्लियर नहीं हो रहा तो मैं H1 को कुछ बैकग्राउंड करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। देखो H1 का बैकग्राउंड ग्रीन है, और लिंक को मैंने मार्जिन में भी हटा देता हूँ, तो देखो लिंक जो है ना मेरा स्टार्टिंग से आ रहा है। पर जैसे ही मैंने लिंक को मार्जिन दिया ना, हो क्या रहा है, इसको मार्जिन तो चारों तरफ से मिलना चाहिए था, क्योंकि मैंने टॉप बॉटम सब जगह 20 पिक्सल सेट किया, पर इसको लेफ्ट से ही खाली मार्जिन मिल रहा है, और राइट से भी मिल रहा होगा। टॉप बॉटम से क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एक इन लाइन है ना। तो इन लाइन में क्या होता है कि हम हाइट भी इसको सेट नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ कि इसके हाइट चेंज करना, तो इन लाइन को कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होती। जैसे मैं अगर इसको हाइट से करता हूँ 100 पिक्सल्स, ठीक है, तो हो क्या रहा है, देखो लिंक टैग को हाइट नहीं मिली कुछ। अगर मैं ये हाइट इसको दे रहा होता ना, तो ये इसको अप्लाई होती, देखो इसकी हाइट अप्लाई हो गई, जो H1 था हमारा, पर एंकर टैग को अप्लाई नहीं हुआ हाइट, क्यों, क्योंकि ये इन लाइन टैग है, ये हर समय उसी लाइन में ही कवर करेगा। जब मार्जिन देंगे तब भी उस लाइन में अप्लाई हो रहा होगा, हाइट देंगे तब भी उस लाइन में अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें अप्लाई देखना, मतलब चीजें ऐसी होती है कि अप्लाई नहीं होती इन लाइन पे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि लिंक को भी मैं उसी तरह से दिखाऊं जैसे H1 दिख रहा है, तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं सिंपली डिस्प्ले करूंगा, और लिंक को कर दूंगा ब्लॉक। देखो जैसे ब्लॉक किया, लिंक पे मार्जिन भी अप्लाई हो गया और हाइट भी अप्लाई हो गया। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स होते हैं, मैं डिस्प्ले करके चीजें चेंज कर सकता हूँ। इतना समझ में आ गया सबको, किसी का डाउट है इसमें? किसी को डाउट नहीं है? ठीक है।
तो अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं ना, 10 मिनट का, कितना ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक ब्रेक ले लें क्या? बताओ भाई, कमेंट में लिखो जितना ब्रेक चाहिए तुम लोग को यार।